हेलो एवरीवन। तो आज हमें कवर करना है सेरेटस एंटीरियर को। और सेरेटस एंटीरियर असल में पेक्टोरल रीजन का मसल नहीं है, ये चेस्ट वॉल की साइड वाली मसल है। लेकिन पढ़ने की आसानी के लिए इसे ये चैप्टर में रखा गया है। नाम सेरेटस इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर के हिस्से रिब्स पर छोटे छोटे टूथ लाइक प्रोजेक्शन की तरह दिखते हैं, जिसे आरी के दांत होते हैं ना, वैसे। इसे बॉक्सेस मसल भी कहते हैं क्योंकि पंच मारते समय यही मसल जो है वो स्केपुला को आगे धकेलती है। और स्विमर मसल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि तैरने में आपको आगे और ऊपर ले जाने में ये बहुत एक्टिव रहती है। ठीक है, अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो सेरेटस एंटीरियर टोटल 8 डिजिटेशन से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग फिंगर लाइक स्लिप्स होती है। ये स्लिप्स पहली 8 रिब्स के साइड वाले हिस्से से निकलती है, ठीक उस जगह से जहाँ बगल के बीच में से एक वर्टिकल लाइन हम इमेजिन कर रहे थे ना, बस उधर से। ठीक है, तो ये हमें लिख के दिया कि in the mid axillary plane and form the fascia covering the intervening intercostal muscle। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर दो रिब्स से बीच में इंटरकोस्टल मसल होती है और उनकी ऊपर की फेशिया से भी ये मसल के कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहली जो डिजिटेशन है वो थोड़ी सी स्पेशल इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पहली और दूसरी दोनों रिब्स से मिलकर बनती है। बाकी की जो डिजिटेशन है वो सिंपल है, दूसरी से आठवीं हर रिब्स से अपनी अपनी एक स्लिप निकलती है। इस वजह से सरफेस पर रिब्स के ऊपर 8 छोटी छोटी आरी के दांत जैसी उभरी हुई हमें पट्टियाँ दिखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो इन पट्टियों को। ठीक है, तो सेरेटस एंटीरियर फर्स्ट रिब फर्स्ट डिजिटेशन, इसका पहला एंगल हमें दिखा गया, पहला और दूसरा रिब। बाकी सब नॉर्मल ही है, सेकेंड से लेके 8th रिब तक आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद हमें लिख के दिया है कि ऑल 8 डिजिटेशंस पास बैकवर्ड्स अराउंड द चेस्ट वॉल। मतलब ये सारी जो 8 डिजिटेशन है वो रिब से निकलकर पीछे की तरफ चेस्ट वॉल के चारों ओर घूमती है और स्केपुला के अंदर वाली साइड पर जा लगती है। अगर हम स्केपुला जो है उसको थोड़ा गहराई से देखें, अगर स्केपुला को अगर अंदर से देखोगे तो पहली जो डिजिटेशन है वो सीधा सुपीरियर एंगल पर लगती है, यानी ऊपर वाला कोना पकड़ती है। दूसरी और तीसरी डिजिटेशन पूरे मीडियल बॉर्डर के अलॉन्ग चिपक जाती है, मतलब इनर किनारे को लंबाई में पकड़ लेती है। बची हुई डिजिटेशन यानी कि 4th से लेके 8 जो है वो मिलकर इन्फीरियर एंगल के पास कोस्टल सरफेस के ट्राइंगुलर एरिया पर लगती है, ये नीचे वाला कोना पकड़ती है। ठीक है, अभी तो पूरी स्केपुला का इनर किनारा और दोनों कोनों सेरेटस इंटीरियर से चिपक कर चेस्ट वॉल पर टिका रहता है। इसी से स्केपुला फ्लैट रहता है, बाहर उभरता नहीं है। ठीक है, अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो सेरेटस एंटीरियर को सिर्फ एक ही मेन नर्व सप्लाई करती है, जो कि है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि हमारा जो ब्रेकल प्लेक्सिस है उसकी C5 C6 और C7 रूट से निकलती है। इसे याद रखने का एक क्लासिक न्यूमेरिक है C5 C6 6 7 रेज योर आर्म्स टू हेवन। और दूसरा है सॉल्ट इज इक्वल टू सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक। ठीक है, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व है ना, तो क्या बोला हमने, सॉल्ट सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक C5 C6 C7 रेज योर आर्म्स टू हेवन। अगर मैं एक्शंस की बात करूँ तो एक्शंस में हमारे पास ये आएगा कि अगर इससे पहले मैं थोड़ी सी और अगर बात कर दूँ आपको नर्व की, तो ये नर्व जो है वो चेस्ट वॉल के बाहर मसल की सरफेस पर नीचे की तरफ चलती है। इसीलिए अगर सर्जरी जैसे कि ब्रेस्ट के लिए एक्सिलरी डायसेक्शन हो गया, इसमें काट दिया जाए तो सेरेटस एंटीरियर जो है वो पैरालाइज हो जाता है और विंग्ड स्केपुला देखने को मिलता है। और स्केपुला का मीडियल बॉर्डर जो पीछे की तरफ निकल आता है। तो ये जो विंग्ड स्केपुला है वो तो हमें आगे डिस्कस करना ही है, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे आपको बता देना चाहिए। ठीक है, एक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें ये लिख के दिया कि पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन जो है वो है पुशिंग या फिर पंचिंग। जब आप किसी को पंच मारते हो या दीवार को जोर से पुश करते हो तो सेरेटस एंटीरियर पेक्टोरस माइनर के साथ ऑब्वियसली स्केपुला को आगे और बाहर की तरफ खींचती है, यानी उसे चेस्ट वॉल के चारों ओर घुमा देती है। इसे कहते हैं प्रोट्रैक्शन ऑफ स्केपुला। इसी से अपर लिम्ब आगे रीच कर पाती है, जैसे बॉक्सर की लंबी पंच है ना, बॉक्सर आगे जाके जैसे पंच करता है ना, बस बिल्कुल वही बात हो गई। दूसरा हमें लिख के दिया है कि ओवर एबडक्शन ऑफ आर्म। तो देखो, जब हम हमारा आर्म जो है उसको साइड से ऊपर ले जाकर सिर से ऊपर उठा लेते हैं ना, ओवरहेड एबडक्शन, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अकेला डेल्टॉइड काफ़ी नहीं रहता, यहाँ सेरेटस एंटीरियर मेन रोल लेता है। ठीक है,
इसमें ये होता है कि इन्फीरियर एंगल पर लगे इसके जो फाइबर्स हैं वो उस कॉर्नर को आगे और बाहर की तरफ खींच लेते हैं। इससे जो पूरी की पूरी स्कैपुला है वो रोटेट होकर ऐसी पोजीशन में आ जाती है कि जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो ऊपर की तरफ फेस करने लगे। ठीक है, उसी समय जो ट्रेपेजियस मसल है एक्रोमियन प्रोसेस को ऊपर एक्रोमियन जो प्रोसेस है उसको ऊपर और पीछे खींचता है। कौन? हमारा ट्रेपेजियस मसल। ठीक है, तो ये हमें लिखते हैं ट्रेपेजियस विच पुल्स द एक्रोमियन प्रोसेस अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। दोनों मिलकर स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट करते हैं, तब जाकर आपका पूरा ओवरहेड जा पाता है। तो सेरेटस एंटीरियर वीक हो अगर, तो पेशेंट आर्म को 90 डिग्री से ऊपर नहीं उठा पाता। एग्जाम में ये कॉमन क्लिनिकल पॉइंट रहता है। ठीक है, उसके बाद है स्टीडीज द स्कैपुला ड्यूरिंग द वेट कैरी। तो जब आप अपने हाथ में भारी बैग या बकेट लेकर चलते हो तो वेट नीचे खींचता है। सेरेटस एंटीरियर जो है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होकर स्कैपुला को चेस्ट वॉल पर चिपकाए रखता है ताकि जो शोल्डर जॉइंट है वो स्टेबल रहे और मसल सही से काम कर सके। और हेल्प इन फोर्स रेस्पिरेशन फोर्स इंस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत गहरी या तेज़ी से सांस लेते हो ना, जैसे कि दौड़ने के बाद, तो सेरेटस एंटीरियर रिब्स को थोड़ा ऊपर उठाने में मदद करता है क्योंकि रिब्स से अटैच्ड है। इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है और लंग्स में हवा खींचने में आसानी होती है। इसीलिए इसे एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन भी माना जाता है। ठीक है, नर्व इंजरी टेस्ट के लिए अगर आप पेशेंट को कहो कि दीवार पर दोनों हाथ रखें और जोर से पुश करें, तो सेरेटस एंटीरियर वीक है तो उसी साइड का मीडियल बॉर्डर और इन्फीरियर एंगल बाहर उभर आएगा। इसको मीडियल विंगिंग ऑफ स्कैपुला बोलते हैं। लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी की वजह क्या क्या हो सकती है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड का डिसेक्शन हो गया, चेस्ट वॉल का ट्रॉमा हो गया, या फिर रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटीज़ जो कि एथलीट्स करते हैं और वेट लिफ्टर करते हैं। वाई बॉक्सर मसल्स, तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया कि पंच में स्कैपुला को आगे धकेलकर आर्म की रीच बढ़ाता है। पैरालिसिस होने पर ये पंच वीक और छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें हमें लिख के दिया है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो यहाँ पे हमें ये लिख के दिया है कि अगर सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाए तो स्कैपुला चेस्ट वॉल से चिपकी नहीं रहती। उसका जो मीडियल और इन्फीरियर एंगल, मीडियल बॉर्डर और इन्फीरियर एंगल जो है वो पीछे की तरफ निकल आता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी की पीठ पर पंख निकल आया, इसीलिए विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। ये ज़्यादातर लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी से होता है। एक्सिलरी डायसेक्शन जैसे हमने पहले बता दिया, चेस्ट ट्रॉमा हो गया, रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटी हो गया ना, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दी। ऐसे पेशेंट को अगर दीवार को पुश करने को बोलोगे तो वो पुश नहीं कर पाते, या आपको सिर के ऊपर उठाने को बोलो तो वो नहीं उठा पाते, क्योंकि प्रोट्रैक्शन और अपवर्ड रोटेशन दोनों में सेरेटस एंटीरियर जरूरी है। जब पेशेंट ज़बरदस्ती पुश या ओवरहेड रेस करने की कोशिश करता है तो स्कैपुला का जो इन्फीरियर एंगल है वो और ज़्यादा बाहर ऊपर आता है। यही क्लिनिकल साइन एग्जाम में आपको जनरली दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल टेस्टिंग, आगे हमें दिया गया है क्लिनिकल टेस्टिंग। क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सेरेटस एंटीरियर को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट या फिर पेशेंट को, किसी को भी दीवार के सामने खड़ा कराओ और दोनों हथौलियों को दीवार पर रखा कर उसको ज़ोर से आगे पुश करने को कहो, या जो एग्जामिनर है वो खुद भी अपनी हथौलियों को पकड़कर सामने से रेजिस्टेंस दे सकता है। नॉर्मल केस में क्या होगा कि स्कैपुला चेस्ट वॉल पर चिपकी रहती है, लेकिन अगर सेरेटस एंटीरियर वीक या पैरालाइज्ड है तो पुश करते ही मीडियल बॉर्डर और इन्फीरियर एंगल पीछे की तरफ निकल आएगा, यानी विंगिंग दिखाई देगा। यही सिंपल बेड साइड टेस्ट है, कोई स्पेशल उपकरण नहीं चाहिए, सिर्फ वॉल और ऑब्जर्वर की आंखों से काम हो जाएगा। ठीक है, डायसेक्शंस मैंने आपको पहले भी बोला है, डायसेक्शन हम छोड़ देंगे आपके डायसेक्शन क्लास के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास है फैक्ट्स टू रिमेंबर, तो इनको हम स्टडी कर लेते हैं फैक्ट्स टू रिमेंबर को। तो जो मेमोरी ग्लैंड है वो मूल रूप से एक मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकली ये स्किन अपेंडेज ही है, इसलिए ये पूरी तरह से सुपरफिशियल फेशिया के अंदर रहती है। डीप फेशिया से लूज कनेक्टिव टिश्यू से टिश्यू से अलग होती है। ये ब्रेस्ट सर्जरी में प्लेन समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो ब्रेस्ट की ज़्यादातर जो लिम्फ है, स्पेशली लेटरल क्वाड्रेंट्स वाली, वो एंटीरियर या फिर पेक्टोरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड में ज़्यादा है। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले यही जो नोड्स हैं, ठीक है, वही क्या होती है, एनलार्ज होता है। क्लिनिकल एग्जाम में पैल्पेशन यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा हमें लिख के दिया है ये सब एरियोलर प्लेक्सस के बारे में। तो निप्पल जो है एरियोला के ठीक नीचे लिम्फ वेसल का एक जाल होता है जिसे सब एरियोलर प्लेक्सर ऑफ सेपी कहते हैं। निप्पल से उठने वाला लिम्फ पहले इसी प्लेक्सस में कलेक्ट होता है और फिर एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स की तरफ से आता है।
निपल रिट्रैक्शन या फिर पैगेट डिजीज समझाने में ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटर्स के, अगर रोटर्स निम्फ के बारे में अगर हम बात करें तो रोटर्स नोड पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर के बीच वाली फैट में होते हैं, इसीलिए इसे इंटर पेक्टोरल नोड्स भी कहा जाता है। मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी में इन्हें भी रिमूव किया जाता है क्योंकि ये मेटास्टेसिस के लिए इंटरमीडिएट स्टेशन। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक अगर हम देखें द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट्स वाला, तो ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में हम बांटते हैं। अपर आउटर क्वाड्रेंट में ग्लैंडुलर टिश्यू और लिम्फ ड्रेनेज सबसे ज़्यादा होने के कारण ही ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा डेवलप होता है ना यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद ये हमारे पास 75% वाला टॉपिक है, तो जो रफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद रखना है कि लगभग 75% लिम्फ एक्सिलरी नोड्स और 20% पैरास्टर्नल या फिर एंटीरियर थोरेसिक नोड्स और करीब 5% जितनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में जाता है। स्टेजिंग और पैटर्न्स को स्प्रेड समझने के लिए स्टेजिंग ऑफ पैटर्न्स और पैटर्न्स ऑफ स्प्रेड समझने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, आपको ये भी याद रखना है। पेक्टोरालिस मेजर इज़ द लार्जेस्ट मसल ऑफ द पेक्टोरल रीजन, मतलब अगर पेक्टोरल रीजन की सारी मसल्स में साइज और बल्क के हिसाब से पेक्टोरालिस मेजर ही सबसे बड़ी और सुपरफिशियल। क्लिनिकली चेस्ट वॉल इंसिजन, फ्लैप्स, ईसीजी लीड प्लेसमेंट सब इसका रेफरेंस लेकर करता है। ठीक है, पेक्टोरालिस माइनर is the key muscle of the pectoral region as it divides axillary artery into 3 parts। इसका मतलब ये है कि जो पेक्टोरालिस माइनर को की मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सिलरी आर्टरी और उसके संबंध से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मानी जाती है। फर्स्ट पार्ट ऊपर प्रॉक्सिमल, सेकेंड पार्ट मसल के पीछे और थर्ड पार्ट नीचे। नर्व्स और ब्रांचेस की डिस्क्रिप्शन हमेशा इसी रिलेशन में दी जाती है, इसीलिए एनाटॉमी में एक ओरिएंटेशन मसल है। ये तीनों मिलकर मतलब सेरेटस एंटीरियर का क्लिनिकल पार्ट प्लस ब्रेस्ट पेक्टोरल रीजन के सबसे एग्जाम वर्दी फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। इन्हीं पर ही आपको शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू और वाइवा में सीधे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे।